नमस्कार। हम NTA अभ्यास जेई मेन टेस्ट 68 के केमिस्ट्री का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का पेपर है 26 जुलाई का। मेरा नाम शशि शेखर है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है C6H12A हैज़ कायरलिटी बट ऑन हाइड्रोजनेशन A इज़ कन्वर्टेड इनटू C6H14। तो C6H12 के अंदर जो DBE है, DBE है 1। C6H14 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 14 - 12/2, तो DBE 1 है। मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। गिवन जो अपने पास ऑप्शंस हैं वो हमें यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सारे रिंग नहीं है, इसमें केवल ही एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और साथ में ये भी लिखा हुआ A इज़ कन्वर्टेड इनटू C6H14। इसका मतलब है कि रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो C6H14 इन विच कायरलिटी डिसअपीयर्स। तो A कायरल है बट जो B है वो कायरल नहीं है। तो हम एक बार स्ट्रक्चर सबका ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा। जैसे 3-मिथाइल 1-पेंटीन है, तो 3-मिथाइल और 1-पेंटीन, तो यहाँ पे ये कायरल सेंटर बन रहा है। और अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि कायरल नहीं है। इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आ गए। तो इसका मतलब ये तो इनिशियली कायरल था, कायरल सेंटर है, बट दिस इज़ अ कायरल। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 3-मिथाइल 1-पेंटीन विल बी द आंसर। जैसे अगर हम दूसरे को चेक करते हैं एक बार, सेकंड में 2-मिथाइल पेंटीन है, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है और साथ में पेंटीन भी है। तो ये तो इनिशियली ही कायरल नहीं है, इनिशियली कायरल नहीं है, तो फिर ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन है, 2 और 3 पे डाइमिथाइल है और 2 ब्यूटीन है, ये भी कायरल नहीं है। तो आप ऐसे करके आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज -46 किलो जूल पर मोल इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 इज -436। बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी एक तो यहाँ पे नेगेटिव में गिवन है। अब ये मे बी ये जब लोअरिंग H2 का फॉर्मेशन गिवन हो हमें यहाँ पे, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मान के चले तो इसको एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए थी। बट ठीक है, अभी तो जो भी वैल्यू, हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। तो इफ़ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 इज़ -436 किलो जूल पर मोल एंड दैट ऑफ N2 इज़ -712 किलो जूल पर मोल, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इन NH3 इज़। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहा है NH बॉन्ड की। तो वैसे तो हमें जो बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो नेगेटिव में है, तो अपना जो आंसर आना चाहिए वो भी नेगेटिव में ही आना चाहिए। लेकिन एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं, पहले समझते हैं कि जब हमें फॉर्मेशन लिखना है NH3 का, तो NH3 का फॉर्मेशन 1 मोल फॉर्म करते हैं हम। किससे फॉर्म करते हैं? फ्रॉम द एलिमेंट्स इन इट्स नेटिव या रेफरेंस स्टेट जो हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे N2 गैस रेफरेंस स्टेट है तो उसका हाफ ले लिया, और NH हाइड्रोजन के लिए 3/2 H2 गैस रेफरेंस हो जाएगा। H2 गैस रेफरेंस है तो 3/2 लेंगे तो 3 हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ से इसके लिए जो डेल्टा H0 की फॉर्मेशन है ये हमें गिवन है कि ये वैल्यू है -46 किलो जूल पर मोल। ऑल राइट। अब हमें ये भी पता है कि जब हमें डेल्टा H0, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में ले लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो तो पॉजिटिव होगी। तो हम वहाँ से बोल सकते हैं कि इसके लिए मान लीजिए इसके अंदर क्योंकि 3 NH बॉन्ड होंगे, जब आप NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 NH बॉन्ड है, तीनों इक्वली हम मानेंगे। वैसे भी हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है तो DNH से लिख रहे हैं। D जो है वो एक NH की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3/2 DHH हो जाएगा और ये हाफ ऑफ DN ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेल्टा H0 फॉर्मेशन को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -46। हम यूनिट्स ओवरऑल सबका किलो जूल पर मोल ही दिया हुआ है तो हम यूनिट्स मेंशन नहीं कर रहे। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, समेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब हाफ ऑफ DN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3/2 DHH माइनस 3 DNH, ऐसा। या तो फिर आप एनर्जी डायग्राम बना के सेटअप कर सकते हो। N2 को पहले हायर एनर्जी देकर तोड़ना पड़ेगा, H2 को तोड़ना पड़ेगा और फिर NH3 वहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो ये है -46, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ DNN। DNN वॉज 712, तो इसका आधा अगर हम करते तो 2 × 6 2 × 5 10 2 × 6 12 356 आ जाएगा, प्लस 3/2 DHH। तो इसका आधा करें अगर हम तो ये आ रहा है हाफ, तो हटा ही देते हैं, हाफ करके ही हम इसको लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4
और 2 का 2 16 तो 218 आ रहा है, और फिर -3DNH, तो DNH हमें फाइंड करना है। ऑल राइट, तो यहाँ से 3 टाइम्स DNH आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 356 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से 24 और 5 और 3 दूनी 6 प्लस 46, तो इन तीनों को ऐड कर लो, 6 4 10 और 6, तो ये 16 हो गया। फिर 1 बचा, 4 1 5 और 5 10 और 5 15, 1 बचा तो 6 1 7 और 3 10, 1056 आ रहा है। यहाँ से DNH अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1056/3, 3 3 9 और 3 5 15, 3 2 6, 352 वैल्यू आ रही है। तो DNH की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 352 है। गिवन ऑप्शन एक्चुअली इन्होंने ये नेगेटिव साइन थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, तो दिस शुड बी द आंसर। एक्चुअली या तो इन्हें -352 देना चाहिए था। एनीवे, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ XYZ कैन बी। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। ये हमने यहाँ पे अजम्पशन अपनी तरफ से लिया है। तो अगर हम ये अजम्पशन ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है बट सेम ग्राफ प्लॉटेड है तो ये एज्यूम कर रहे हैं सेम जगह पे प्लॉटेड है। तो ऑल्सो अगर हम सबका V मोस्ट प्रोबेबल देखें तो V मोस्ट प्रोबेबल जो है वो Z के लिए सबसे ज़्यादा है, देन Y, देन X। और V मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? V मोस्ट प्रोबेबल होता है √2RT/m। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू होगी मोलर मास पे डिपेंड करेगी। जिसका मोलर मास कम होगा उसकी Z की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे यही होता है, जो भारी मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लो मूव करते हैं और जो हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे हल्का मॉलिक्यूल कौन सा है? नियॉन सबसे हल्का मॉलिक्यूल है। तो हमें पूछा जा रहा है Z क्या है, तो Z जो होगा वो Z सबसे लाइटेस्ट है, तो यहाँ पे नियॉन, ये तो गलत हो गया, आर्गन, जेनॉन, तो ये भी गलत हो जाएगा, जेनॉन हेवियर दिया हुआ है। X सबसे ज़्यादा भारी है, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। A silver cup is plated with silver by passing 965 कूलम इलेक्ट्रॉन। जब 965 कूलम पास कर रहे हैं मतलब मोल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 965 कूलम इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम। तो 965 ये अपॉन 100 कैंसिल हो गया, कूलम और कूलम कट गए, तो ये आ रहा है 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम Ag देखें तो Ag प्लस है, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag सॉलिड बन जाएगा। तो क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन से मोल इलेक्ट्रॉन उतने ही मोल Ag बन रहा है, तो 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 0.01 मोल Ag बन जाएगा। मतलब 1 मोल Ag का मास होता है 108 ग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा 1.08 ग्राम। आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में होंगे वही केवल दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। अगर बिल्कुल हाई है, जैसे मानो कि Fe3+ है, तो अब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो जैसे अगर हम H2SO4 को देखें तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑक्सीजन -8 और ये +2, तो ये +6 हो जाएगा। अब +6 सल्फ़र की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। HNO3 में भी नाइट्रोजन +5 पे है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। H2O2 देखें तो O2 2- है, मतलब ऑक्सीजन -1 पे है, तो ऑक्सीजन -2 पे जा सकता है और साथ ही ऑक्सीजन 0 पे भी जा सकता है, मतलब O2 फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इधर रिड्यूस हो रहा है फर्दर और इधर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीजन दोनों तरह से ये एक्ट कर सकता है। Mn में भी ये +7 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज। जब हम डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, डी जब बोल दिया गया तो मतलब OH लास्ट पोजीशन पे तो फिक्स कर दिया गया है, बाकी जो पोजीशंस हैं उनमें अब CHO है इनिशियली और फिर OH है, इधर OH है और एक OH है, तो 3 ही स्टीरियोजेनिक सेंटर बचे, एक ये और एक ये, मतलब 3 ही कायरल सेंटर बचे जिसके अबाउट, क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर दिया है, डी यहाँ पे फिक्स है, तो 2 और कोई सिमेट्री एलिमेंट्स है ही नहीं। इधर CHO ग्रुप दिख रहा है, इधर CH2OH ग्रुप दिख रहा है, तो अगर कोई सिमेट्री नहीं है तो फिर 2 × 2 × 2 मतलब ओवरऑल 8 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड HA इन 100 ग्राम वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.1 केल्विन। ठीक है, इफ 0.75 ग्राम ऑफ सेम एसिड रिक्वायर 15 ml ऑफ 1/5 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन
फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन देन परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड इन वाटर इज़। ठीक है, बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। तो हम सबसे पहले, हमें 1 ग्राम मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है, बट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें इसका मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से हम फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ करने के बाद हम मोलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मोलर मास से हम आई कैलकुलेट करेंगे, और फिर आई से हमें क्या बोला गया है, हमें परसेंटेज डिग्री आयनाइजेशन मतलब अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो ये अपना पाथवे है। तो सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करते हैं। तो अपने पास एक और इधर इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ़ 0.7 ग्राम ऑफ सेम एसिड requires 15 ml of 1/5 normal NaOH solution for complete neutralization। 1/5 नॉर्मल NaOH जो होगा वो 1/5 मोलर के इक्वल होगा, मोनोबेसिक है। तो हम अज्यूम करते हैं लेट द मोलर मास बी m ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आ जाएगा 0.75 अपॉन m जो है, ये मोल्स हो गए, और इतने ही मोल्स OH माइनस के भी रिक्वायर्ड होंगे। तो OH माइनस के 15 इंटू 1/5, और ये मिलीलीटर है, मिली मोल है, मतलब 10⁻³ मोल, तो इसके इक्वल हो गया। यहाँ से ये 5 × 15 आ गया, तो ये वैल्यू आ रही है, ये आ गया 750, और अपॉन 3 दिस इज़ इक्वल टू m। सही, तो ये आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 250। तो मोलर मास अपने पास आ गया 250। अब हमें क्या करना है, मोलर मास आ गया, अब हम आई कैलकुलेट करते हैं। आई क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हमें गिवन है, IKF इंटू m। तो आई कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले तो मोलालिटी चाहिए। अब मोलालिटी के लिए हमें 1 ग्राम मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है, तो मोलालिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलालिटी इज़ इक्वल टू मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स मतलब 1 ग्राम अपॉन 250, ये मोल है, और साथ में मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, केजी में 0.1 kg हो जाएगा, तो इतना मोलल ये हो गया। दिस इज़ इक्वल टू, ये है 10 बाई, मतलब ये 1/25 दिख रहा है हमें, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/25 मोलल आ गया। ठीक है, तो मोलालिटी आ गई, इसको पुट करते हैं इसमें। डेल्टा TF हमें कितना दिया हुआ है, 0.1 केल्विन लोअर हो रहा है, 0.1 इक्वल टू आई। KF कितना दिया हुआ है, KF 1.86 होता है वाटर का, और मोलालिटी हमने फाइंड कर ली 1/25। ठीक है, तो यहाँ से I आ गया, I इज़ इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.86, दिस इज़ इक्वल टू 250 अपॉन 186। अब I आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, जिससे हम परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो HA जो है एसिड एक्वस, ये अगर डिसोशिएट हो रहा होगा H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस में, या फिर आप H2O के साथ H3O प्लस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। 100 है इनिशियली, माइनस अल्फ़ा करेंगे तो प्लस अल्फ़ा, और प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो टोटल जो मोल्स फॉर्म हो रहे हैं इसके, वो 1 प्लस अल्फ़ा आ रहा है। दिस इज़ इक्वल टू I, एंड देयरफॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू I माइनस 1। दिस इज़ इक्वल टू 250 अपॉन 186 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 250 माइनस 186 कितना आ जाएगा, 86 में से 14 जोड़ेंगे तो 200, मतलब 64 अपॉन 186। इसको डिवाइड करते हैं, तो 186 और डिवाइडेड बाई 64, ये 640 से भी डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है, 18, 24 और 25 और 5, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2.0, तो 4 टाइम्स जाएगा, 3.4 अराउंड, मतलब 0.34 आ रही है वैल्यू, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 34%। सही, तो 0.34 या 34% अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहला है द बॉन्ड एंगल इन मिथेनॉल इज लेस देन
लेस दैन 109.5 डिग्री होगा, एग्जैक्टली तो याद नहीं रखते, बट ठीक है हम इसको हम करेक्ट के जैसा मान सकते हैं अभी। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ये तो सही है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल, मतलब CH3OH कार्बन ऑक्सीजन, अच्छा ये बॉन्ड इज़ शॉर्टर दैन CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। फिनॉल में अगर हम देखें तो फिनॉल में OH बॉन्ड में एक्चुअली रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसके कारण सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो क्योंकि रेजोनेंस डोनेट कर रहा है, तो ये जैसे अगर हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमें दिखेगा कि सॉरी ये इलेक्ट्रॉन मूव कर देते हैं हम आगे, तो ये इधर आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड OH प्लस आ रहा है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें दिख जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर दिख रहा है, इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो ये गलत है, देयरफॉर ये अपने लिए सही ऑप्शन है। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ इट्स मेन यूज़। सिलिका जेल, ये सब तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे सिलिका जेल है तो सिलिका जेल कुछ भी आप नया आइटम खरीदते होगे तो उसमें देखते होगे छोटा सा पैकेट रहता है सिलिका जेल का, जो कि ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में रहता है ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे। तो ए के साथ तो 3 मैच करेगा, एक ही ऑप्शन जिसमें ए के साथ 3 मैच कर रहा है। बाकी आप एक बार चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आप। इफ़ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो हमें तो केवल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करना है, जहाँ पे लाइट जो हम प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, दैट एनर्जी इज़ इक्वल टू, और h न्यू दिस इज़ इक्वल टू 5 + k max, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज hc बाई लैम्डा, 5 इज़ hc बाई लैम्डा नॉट, k max इज़ ½ mv²। तो यहाँ से अगर हम लिखें इसको तो ½ mv² इज़ इक्वल टू hc कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट आ रहा है, और v² मतलब v इज़ इक्वल टू 2hc बाई m अंडर रूट एंड दिस थिंग लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिंपली सिस ट्रांस अगर हम देखें तो Cl2 यहाँ पे जैसे सिस और ट्रांस दोनों में रख सकते हैं, Cl2 अगेन सिस और ट्रांस दोनों में रख सकते हैं, बोथ दिस एंड दिस, तो दोनों तो सेम ही हो गया। तो यही है जिसको केवल हम सिस पोजीशन ऑल सिस ही रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ये मतलब कायरल हो सकता है, तो कायरल होगा तो फिर कायरल होना डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना डिफरेंट है। द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली जो शो करता है वो तो जनरली बीटा कीटोन्स रहते हैं, बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं वो मोस्ट रेडिली एलिमिनेशन शो करते हैं CO2 का। जैसे अगर हम इसके अंदर देखें, ये अल्फ़ा पोजीशन है एसिड के रेस्पेक्ट में, ये बीटा पोजीशन है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जैसे C है, OH बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो फिर इससे यहाँ से CO2 निकलता हुआ दिख रहा है हमें, ये बॉन्ड टूट गया CO2 का, ये भी बॉन्ड टूट गया, तो CO2 बाहर निकल गया डबल बॉन्ड, और ये OH बन गया जो कि टॉटोमराइज होकर फर्दर वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनोल से टॉटोमराइज होकर वापस से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड्स जो रहते हैं उनके अंदर ये फेवरेबल सिचुएशन रहता है जो कि CO2 का निकलना ड्राइव करता है। एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH 6 है, मतलब H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, द pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स। अब ये बात है कि अगर हम सिंपली ऐसा सोचें कि इसको हमने डाइल्यूट कर दिया है, मतलब नया कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 और अपॉन 1000 कर देते हैं, 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10⁻⁹ मोलर हो जाएगा। तो इसका मतलब pH 9 है, नहीं pH 9 तो कैसे होगा, एसिड प्रेजेंट है और न्यूट्रल वाटर ही जो है वो टोटल 10⁻⁷ मोलर pH प्रोड्यूस करता है। H+ टोटल अगर हम बात करें तो ये H+ फ्रॉम एसिड एंड प्लस H+ फ्रॉम H2O आ जाएगा।
H प्लस फ्रॉम एसिड मान लेते हैं 10 टू द पावर 9 मोलर है, बट H प्लस फ्रॉम H2O इज़ 10 टू द पावर -7 मोलर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -7 मोलर होगा, और pH जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर दैन 7 आएगा, स्लाइटली लेस दैन 7 आएगा, क्योंकि एसिड अभी भी ज़्यादा प्रेजेंट है बेस से स्लाइटली, तो स्लाइटली एसिडिक। तो 6.99 आंसर हम यहाँ से कर सकते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो बेसिसिटी जैसे अगर हम NH2 और OH में कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड कम है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। तो फिर NH2 की बेसिसिटी तो OH से ज़्यादा होगी, SH से ज़्यादा होगी। तो NH2 सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। और दूसरा, अगर हम SH और OH में कंपेयर करें, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जनरली SH बॉन्ड जो है वो वीक होता जाता है और उनकी एसिडिटी बढ़ती है। बट ऊपर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरली हाई है, ऑक्सीजन छोटा एटम है और लोन पेयर्स छोटा एटम होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली हाई रहती है, तो फिर वो H प्लस सब्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जनरली ज़्यादा शो करते हैं। तो A ऑप्शन होगा जो कि इंक्रीज मतलब ज़्यादा बेसिक होगा दैन SH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है ये है पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइल डाइअमीन, मतलब ये हेक्सामिथाइल 1 2 3 4 5 6, तो NH2 और इधर NH2, एक इससे बन रहा है और दूसरा एडिपिक एसिड से बन रहा है। तो एडिपिक एसिड अगेन आपको ये भी 6 कार्बन का ही CO2H ग्रुप है, और 1 2 3 4 5 6, तो ये भी CO2H है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। तो इन दोनों से मतलब इधर से H2O बेसिकली डिपार्ट करेगा, इसका OH और इसका एक H2O, तो H2O डिपार्ट करेगा, तो फिर इस तरह से ही अटैच होते जाएंगे, फिर दूसरे के साथ फिर NH2O। तो अब कुछ भी एक सेंटर मान लो, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये सही लग रहा है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये फिर सही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें तो फिनाइल ग्रुप है वो होता ही नहीं है, ये 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा। फॉर द इक्विलिब्रियम A to B डेल्टा H इज़ -40 किलो जूल इफ़ द रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी और ये सब दिया हुआ है, डेल्टा H -40 है, तो एनर्जी डायग्राम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में थोड़ा लोअर जाएगा। 2/3 है EF/EB, मतलब इसको हम ले लेते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 3x। अब 2x - 3x दिस इज़ इक्वल टू -40, यही तो डिफरेंस होता है, दिस इज़ -40, या 3x - 2x इक्वल टू +40 लिख लो, मैटर नहीं करता, -x इक्वल टू -40 एंड देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 40। तो x 40 आ गया, तो ये फॉरवर्ड आ जाएगा 2x इक्वल टू 80, ये बैकवर्ड आ जाएगा 3x इक्वल टू 120, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट ये सब आपको याद रखना चाहिए, सोडियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड होता है Na3AlF6, ये है क्रायोलाइट, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अ ट्रेंड विच इज़ कॉमन टू एलिमेंट्स ऑफ बोथ द ग्रुप फर्स्ट एंड 17 ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट पीरियड में इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो ट्रेंड ही उल्टा पुल्टा आता है, जैसे फ्लोरीन है तो उसके नीचे क्लोरीन का हाई रहता है, फिर नीचे जाने पर डिक्रीज हो जाता है, तो सेम ऑर्डर दोनों तरफ फॉलो नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग पावर तो मेटल में तो बढ़ता है, लेकिन उधर नॉन मेटल्स में डिक्रीज़ होगा, जैसे ये सब आप पढ़ते हैं कि ऊपर वाला जो मेटल है वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, नॉन मेटल Cl2 है तो वो Br- को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे दोनों तरफ डिक्रीज़ होगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। द गैस A2 इन द लेफ्ट फ्लास्क अलाउड टू रिएक्ट विद गैस B2, अब A2 है और B2 है और इन दोनों के रिएक्शन से बन रहा है 2AB, ठीक है, और हमें Kc भी दिया हुआ है, Kc 4 है, तो क्या बोला जा रहा है, AB की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, आसान है। A2 अगर हम देखें तो जैसे ही इस वाल्व को ओपन करेंगे ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 3 लीटर, तो ओवरऑल वॉल्यूम हो जाएगा 4 लीटर। जब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया है 4 लीटर अगर वॉल्यूम हो गया है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, ये 2/4 हो जाएगा,
और ये 4/4 हो जाएगा, मतलब ये है 0.5 और ये है 1, माइनस एक्स करेंगे, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज लिखो -x + 2x और इक्विलिब्रियम पे स्टैब्लिश कर दो, ये 0.5 - x है, ये 1 - x है, ये 2x है, तो Kc यहाँ से आ जाएगा, Kc = 2x का स्क्वायर अपॉन 0.5 - x 1 - x, तो Kc कितना है 4 है, इक्वल टू 4x² अपॉन, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 × 1 0.5 है, फिर 0 माइनस 0.5x माइनस x एंड प्लस x², तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ रहा है 0.5 माइनस 1.5x प्लस x² इक्वल टू x², तो x² भी दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं अभी, तो ये वैल्यू आ जाएगी x = 5/15 मतलब 1/3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB की कॉन्सेंट्रेशन, तो AB की कॉन्सेंट्रेशन 2x थी, AB की कॉन्सेंट्रेशन थी 2x, दिस इज इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 0.67 या 66 मोलर। स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज़, तो स्टेबिलिटी अगर हमें देखना है तो किससे देखेंगे, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर से देखेंगे विथ हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो जैसे Li हम पहले Li2+ के लिए ड्रॉ करते हैं, Li2+ में 6 इलेक्ट्रॉन से टोटल, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, जैसे काम चल जाएगा अपना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर Li2+ का कितना है, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, 2/2 1 आ जाएगा, तो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें तो वो π* में जाएगा, तो Li2- का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आ जाएगा 0.5 और Li2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये भी आ जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा 0.5। तो इन जनरल मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली बॉन्ड ऑर्डर तो इसका सबसे ज़्यादा है, तो Li2 स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा और ये दोनों लगभग इक्वल रहना चाहिए, तो Li2 सबसे ज़्यादा तो इसी में गिवन है, बट Li2+ को हम जनरली ज़्यादा लिखते हैं Li2- से, क्योंकि Li2- में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कम कर देता है या स्टेबिलिटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो हम एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको हम थोड़ा कंपेरेबली कम स्टेबल मानते हैं। बाकी मैथमेटिकली तो आप यहाँ पे दोनों में बताना तो मुश्किल होगा, तो ऑप्शन डी तो वैसे करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, तो हाइड्राइड बोल रहा है, NH3 हाइड्राइड नहीं है, H2O हाइड्राइड ही नहीं है, SiH4 है बट SiH4 को तो नीड नहीं है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, बट ऑक्टेट कंप्लीट है इसके पास। MgH2 के पास भी 2H- है, Mg2+ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन फिर। तो ऑप्शन एक तो ये तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं, तो इनको भी इलेक्ट्रॉन कितनी नीड नहीं है। B2H6 जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, आपको पता होगा बनाना बॉन्ड और ये सब रहता है, तो ओनली ऑप्शन जो है वो B2H6 है, तो एक आंसर हो जाएगा। इन हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिलो मेंशन कंपाउंड डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट बॉन्डिंग, जैसे NH3 है, NH3 से एक H+ आता है तो NH4+ बन जाता है, वैसे ही BH4+ बन गया। OF2 तो एग्जिस्ट करता ही है, नाइट्रोजन HNO3 का स्ट्रक्चर है ये, और नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड शो किया हुआ है, तो ये भी ठीक है। यहाँ देखें तो कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 5 बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन इन दिस एज, तो 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो अलाउड है वो 8 है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 3D ऑर्बिटल नहीं है, तो एक आंसर हो जाएगा, मतलब इनवैलिड स्ट्रक्चर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ D फॉर्म्ड इन 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन, ठीक है। NaOBr तो Br2 और NaOH ही है, Br2 NaOH ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करेगा, तो A जो फॉर्म हो रहा है, A सबसे पहले तो ये और फिर H3O+ के साथ भी रिएक्शन करा रहा है, तो ये एल्डिहाइड
C डबल बॉन्ड एसिड फॉर्म हो जाए। इसके बाद NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो फिर B जो है हीटिंग कर रहे हैं तो अमाइड बन जाएगा। ये अमाइड बनना मुश्किल रहता है, हीटिंग रिक्वायर्ड रहती है। इसके बाद Br2KOH के साथ हॉफमैन और डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगा जिसमें ये रिड्यूस हो जाएगा टू NH2। और इसके बाद फिर Br2 3 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अब NH2 तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग है तो Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तीनों जगह पे Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि इसका मास बताओ, द अमाउंट D इन ग्राम। तो ये है D। तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। यह है क्या, यह है C6 और हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दो, चार हाइड्रोजन, H4, Br3 और एक नाइट्रोजन। तो 12 × 72, 4, ये 80, 8 × 24 और ये 16, 16 और 4 20, ये 260, 260 और 72, तो ये हो गया 2 7 6 13, 2 1 3, 332। तो ये 332 आ रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज यील्ड इनिशियली जो हमने लिया था वो 10 मोल लिया था। ये सॉरी, तो इनिशियली जो हमने लिया है वो, एक सेकेंड, ये सही ऐड किया ना मैं, 16 और 4 20, तो ये 260 है और ये है 72। तो जी 2 7 6 13, 2 1 3, सही है 332। तो अब हम देख लें, इसका इनिशियली हमने लिया है 10 मोल, तो ये 60% मतलब A कितना बनेगा, A बनेगा 0.6 मोल। फिर B इसका भी आधा 50%, तो ये बन रहा है 0.3 मोल। फिर C देखते हैं, C कितना है, C का फॉर्मेशन है, C बन रहा है अगेन 50% और D 100% बन रहा है, तो C अब बन जाएगा 0.15 मोल और D तो 100% है तो D बन रहा है 0.15 मोल। तो इसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना ग्राम आंसर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 3 और 15 तिया 45 और 3 48, 4 15 तिया 45 और 4 49, 4980 इतना आ रहा है, मतलब 49.8 ग्राम फॉर्म हो जाएगा ये। सही है। अच्छा सॉरी, ये 0.6 नहीं है, 10 लिया था हमने तो 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 इंटू दिस है तो ये 498 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। सोडियम बेंजोएट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH और CaO का, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O- के साथ NaOH और CaO के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो ये बन जाएगा बेंजीन। Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कहीं पे Cl लग जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है ये, तो Cl के साथ SO3H अटैच हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, मेजर प्रोडक्ट Z का वेट बताना है हमें ग्राम में। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है तो ठीक है, C6 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है और एक 5 H5, एक सल्फ़र है, 3 ऑक्सीजन है और एक Cl। ठीक है, तो 12 × 72 हो गया, 5 फिर 32, 48 और 35.5। ठीक है, या तो 38, 4 3 7 और 1 8, तो ये तो 80 हो गया, 80 और 5 85, 85 और 72 157 और 35.5, तो ये आ रहा है 7 5 12 192.5। ठीक है, तो 192.5 आ रहा है। यही तो बस हमसे पूछा है, मोलर मास से तो पूछा 192.5। द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन द केस ऑफ अ मेटल क्रिस्टल फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक तो है कि FCC का अगर आप याद रखते हो 74% होता है, तो इन्होंने एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था 2 नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि जो वैल्यू है वो फिर कितने डिजिट तक लिखोगे आप, इसका कोई
वो नहीं है। जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं, एक बार मैं कुछ सॉल्व करके बताता हूँ कि जैसे अगर FCC है तो FCC में कॉर्नर्स पे हैं एटम और फेस के सेंटर पे, तो ये डायगोनली एक बॉडी डायगोनल हम मतलब एक फेस डायगोनल हम टच करते हैं तो √2a = 4r होल्ड करता है। अब जब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी टोटल 4 एटम होते हैं इसमें, एक कॉर्नर से आता है 1/8 × 8 और 3 फेस से आते हैं 6 × 1/2, तो ओवरऑल 4 एटम होते हैं। तो 4 × वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो 4/3πr³ है और जो टोटल वॉल्यूम है वो a³ है। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी। अब आप r को सब्सटीट्यूट कर दो या a को सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 4 × 4/3πr³ कितना दिख रहा है हमें, दिख रहा है √2 का क्यूब, मतलब 2√2/4³, 2√2/4³ a³/a³। तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 और 4 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये दिख रहा है 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये √2π/6। तो ये वैल्यू है पैकिंग एफिशिएंसी की। अब हमें √2 भी नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने नहीं दी है, पाई एग्जैक्टली नहीं दिया है। इसको सॉल्व करते तो 74.05 आता है। अब कुछ नहीं तो अगर आपको याद है तो 74 आप टिक करके आ सकते हो, बाकी तो डिपेंड करेगा। अब क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो जनरली हम पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, तो 74.05 एक्चुअली ज़्यादा बेटर आंसर होगा। बट अगेन पाई की वैल्यू और ये सब मेंशन नहीं की हुई है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर आपको लेक्चर डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।